ये जो सेल चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 5 है हमारा सेल क्लास 9 क्लास के लिए हम लोग आज इसके बारे में टोटल होल चैप्टर जो सेल के अंदर हमको पढ़ना है, सेल के सारे पार्ट्स टोटल जितना भी है सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेल जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें जो है सेल जो कि बेसिस ऑफ लाइफ है बायोलॉजी का, बिना सेल का बायोलॉजी की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके बारे में जानेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है वो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कौन-कौन से साइंटिस्ट कब-कब क्या-क्या सेल के बारे में या उसके पार्ट्स के बारे में रिलेटेड डिस्कवरी के बारे में क्या-क्या बात बताए उसको। दूसरी बात, जब माइक्रोस्कोप आया, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग देखेंगे और कैसे उसको यूज करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब जो सॉल्यूशन है जिसमें कि हम लोग प्लांट सेल में या और भी सेल जो एनिमल सेल है उसमें ऑस्मोसिस को देखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात डिस्कस करेंगे सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, तो सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जहाँ की सारा सेल का एक्टिविटी होना है वो साइटोप्लाज्म है। और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हिस्ट्री जो इसका है सेल का, तो सेल को सबसे पहले कॉर्क सेल, प्लांट का जो बाहर का जो कॉर्क सेल होता है, ओल्ड प्लांट में बार्क के बाद जो कॉर्क सेल होता है, उसका स्लाइड फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने बनाया और स्लाइड बना करके अपने ही माइक्रोस्कोप में जब देखे वो, तो लिटिल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उसको उन्होंने सेल कहा। तो सेल के डिस्कवरी जाता है रॉबर्ट हुक को। उसके बाद लिविंग सेल, ये जो सेल जो देखे थे रॉबर्ट हुक, वह डेड सेल था, लेकिन बाद में ल्यूवेनहॉक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने 1 ड्रॉप पॉन्ड वाटर स्लाइड पर लेकर के स्लाइड प्रिपेयर किए और उसको जब माइक्रोस्कोप में देखे तो बैक्टीरिया जो फर्स्ट टाइम देखे थे, इसका लिविंग सेल का देखने का क्रेडिट जाता है ल्यूवेनहॉक को। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इनका ज्यादा वर्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर था। फिर एक साइंटिस्ट हैं जो रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया सेल के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। फिर यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, इसको सेल को कहा जाता है, बेसिस ऑफ लाइफ कहलाता है। तो सेल के बारे में सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मेनली स्लेडन एंड स्वान, जो अलग अलग ब्रांच के थे, उन्होंने दिया है सेल थ्योरी। जो इम्पोर्टेंट है सेल थ्योरी का जो पॉइंट्स है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह सेल या उसके प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं। और सेल के अंदर वो सारा एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चाहे कुछ बन रहा हो या टूट रहा हो, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अंदर में सेल के अंदर ईच एंड एवरी सेल में ये परफॉर्म होता है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय ईच एंड एवरी सेल। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो जोड़ा गया वो रोडल्फ वर्कशॉप के द्वारा जोड़ा गया कि ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारे सेल की उत्पत्ति कहीं ना कहीं सेल से हुई है। तो इस सेल थ्योरी को भी ध्यान में रखना है। फिर अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो देखते हैं उसमें जो पार्ट्स है उसके बारे में जाने। इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक आंख के तरफ होता है जिसको आईपीस लेंस कहते हैं, एक जहाँ स्लाइड के पास लेंस होता है वह होता है
ऑब्जेक्टिव लेंस, तो 2 लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक होता है जिससे आप उसको घुमाते हैं। बॉडी ट्यूब होता है, बॉडी ट्यूब है। आर्म है, पकड़ के जिससे उठाते हैं वो आर्म है। नीचे जो जमीन में जो रखते हैं जिसको, उसको फुट कहते हैं। और एक मिरर होता है जिसका एक साइड प्लेन होता है मिरर, एक साइड कॉनकेव मिरर होता है जो लाइट को फोकस करके अंदर कंडेंसर के थ्रू, नीचे में कंडेंसर है उसके थ्रू वह डायफ्राम टाइप का होता है, वो अंदर की तरफ वो भेजता है, लाइट को कंट्रोल करके भेजता है। स्लाइड को रखने के लिए स्टेज होता है। और पहले, सबसे पहले हम लोग जब भी कोई स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो पहले लो मैग्निफिकेशन पर यानी 10x पर या 15x रहता है उस पर देखते हैं। देन आफ्टर 40 या 45x पर इसका मैग्निफिकेशन पर इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब स्लाइड प्रिपेयर जब प्लांट सेल का करते हैं तो वहाँ पर जो स्टेन यूज करते हैं सेल को कलर करने के लिए वह है सेफ्रानिन, जो पिंक कलर का होता है फॉर प्लांट सेल। जबकि मिथाइलिन ब्लू जो होता है वह एनिमल सेल, जैसे कि आपके क्लास में चिक सेल का स्लाइड बनाना है, वहाँ पर जो स्टेन हम लोग यूज करेंगे मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं। अब देखा जाए कि सेल का शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, तो हम अपने शरीर के अंदर का ही देखें, क्या सब एक जैसा होता है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको मसल सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल हैं, बोन सेल्स हैं, फैट सेल हैं, स्पर्म है, ओवरी है, सारा सेल है। सबका न शेप एक जैसा है न साइज एक जैसा है। यहाँ पर बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल बोला गया है नर्व सेल को, लार्जेस्ट सेल बोला गया है ऑस्ट्रिच एग को, और स्मॉलेस्ट सेल बोला गया पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को। तो ये जो है ये इसके शेप और साइज के बारे में है। अब ऑर्निम जो पूरा देखा गया है कि हमारे पास चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ऑर्निम को 2 पार्ट में बांटा गया है मेनली नंबर ऑफ सेल के आधार पर। बेसिस है नंबर ऑफ सेल, एक सेल है या एक से ज्यादा है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्निम एंड मल्टीसेलुलर ऑर्निम, इफ द ऑर्निम इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल का होगा, सिंगल सेल का, दैट ऑर्निम नॉन एज द यूनिसेलुलर ऑर्निम। फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना एक्सेट्रा, ये होता है। और मल्टीसेलुलर जहाँ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वह मोर देन वन सेल, मल्टीसेलुलर है तो जब भी होगा एक सेल से ज्यादा होगा, 2 या 2 से अधिक होना है, इसको आप कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्निम। हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्निम में आते हैं, प्लांट एनिमल जो भी है सब मल्टीसेलुलर ऑर्निम में आता है। और जहाँ मल्टीसेलुलर ऑर्निम होता है वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि हर पार्ट, जैसे हमारा आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, है ना, स्टोमक का काम है डाइजेशन कराना, तो सबका अपना अपना फंक्शन अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन जहाँ यूनिसेलुलर है वहाँ एक ही सेल का बना हुआ है, तो सारा फंक्शन को एक ही सेल को परफॉर्म करना पड़ता है। अब जो सेल के जो मेन कंपोनेंट होते हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट जो होते हैं सेल को, उसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। ये मेन कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं। अब वन बाय वन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। आउटर मोस्ट कवरिंग बोलते हैं सेल का होता है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों? ये मेम्ब्रेन सारे चीज को सेल के अंदर आने नहीं देगा, सबको बाहर जाने नहीं देता है। सिलेक्टिवली परमेबल है, ये रोकता है, सबको जाने आने नहीं देगा। जिसको जरूरत होगा, जिसका कंसंट्रेशन ठीक होगा, उसी हिसाब से वो मटेरियल को बाहर, सेल के बाहर या सेल के अंदर आने देता है। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन नॉन एज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का ये जो 2 लेयर आप देख रहे हैं, लिपिड का ये 2 लेयर जो लिपिड का दिखाई दे रहा है, 2 लेयर है, और उसके ऊपर प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है और बीच में भी घुसा हुआ कुछ प्रोटीन है। जस्ट लाइक सैंडविच जो खाते हो उसी तरह का होता है ये इसका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो लिपिड का 2 लेयर है, ऊपर प्रोटीन है, नीचे प्रोटीन है, यही बनावट होता है इसका। अब ये सेल मेम्ब्रेन मेनली हेल्प किसमें करता है? इसके थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। में भी गैस हो सकता है, वाटर हो सकता है, डिफ्यूजन कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ प्लांट का या एनिमल का होता है, जहाँ पर भी, तो वहाँ पर डिफ्यूजन की बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑस्मोसिस है, ओस्मा मीन्स वाटर होता है, ऑस्मोसिस होता है,
जब सेल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसको आप कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस की बात होगी। अब ऑस्मोसिस भी आगे चल के देखेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस भी होता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है। जब सेल के अंदर वाटर आ रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा, जब सेल से वाटर बाहर निकल रहा है इसको एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब जो सॉल्यूशन की बात होती है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इक्वल क्वांटिटी है तो आइसोटोनिक। ये कंपेयर करते हैं कि जब कभी सेल को क्वेश्चन आता है, जब किसी सेल को आप रख देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसका क्या होता है। तो इस चीज को अगर हम लोग देखें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल को रख देते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन बाहर में सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है। तो सेल से वाटर जो बाहर निकलते हुए डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि सेल से वाटर बाहर निकल रहा है, तो अंदर का जो मेम्ब्रेन होगा, सेल वाल तो सिकुड़ेगा नहीं क्योंकि वो रिजिड होता है, तो अंदर का मेम्ब्रेन सिकुड़ के बीच में आ जा रहा है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। दूसरी तरफ अगर प्लांट सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में चला गया तो क्या होगा, तो जितना वाटर निकलेगा उतना ही वाटर अंदर चला जाएगा वापस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जैसा शेप था सेल का, प्लांट सेल का, वैसा ही रहेगा। जबकि तीसरा केस में जो दिखाया जा रहा है कि अगर प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा, तो बाहर में वाटर ज्यादा है, अंदर में वाटर कम है कंपेयर में, तो बाहर से वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा और ये सेल स्वेल करेगा और दीवार पर धक्का मारेगा। अब यहाँ पर सेल वॉल के बारे में जो बात करते हैं, सेल वॉल प्लांट सेल में, फंजाई में, बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वह बना होता है सेल्यूलोज का, और ये प्लांट सेल को मजबूती देने का काम करता है। और जब हम बताए कि प्लाज्मोलाइसिस हो या डीप्लाज्मोलाइसिस की बात होती है, जब स्वेल करता है तो ब्रस्ट नहीं करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल के कारण वो ब्रस्ट नहीं करता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में थोड़ा किनारे होता है क्योंकि बीच में बड़ा सा जगह वैक्यूल ले लेता है। तो न्यूक्लियस जो होता है, मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। डार्क कलर्ड स्फेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल है तो वह सेंटर में होगा और सारे सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर के सारे एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर कहते हैं इसको। इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर देख रहे हैं धागा की तरह, वह बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। अंदर में न्यूक्लियोलस होता है और अंदर में जो लिक्विड फ्लूइड मटेरियल है दैट नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो लेयर का होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। नेक्स्ट जो हम लोग सेल को उसके न्यूक्लियस के आधार पर इसको बांटे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। अगर न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी क्रोमेटिन फाइबर इसी तरह से साइटोप्लाज्म में कहीं एक जगह पर कंडेंस हो गया है, सिंगल क्रोमोसोम है, तो उसको कहीं वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सब नहीं होता है, तो उस सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियर। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर होगा तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम होगा, तो उसको आप कहेंगे यूकैरियोट। साइज के मामले में जो बता रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, साइज प्रोकैरियोट का छोटा होता है जबकि इसका उसके कंपेयर में बड़ा होता है। न्यूक्लियर रीजन बता ही दिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोट में, जबकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट। क्रोमोसोम इसमें है सिंगल है प्रोकैरियोट में, जबकि मोर देन वन क्रोमोसोम इन यूकैरियोट है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल और जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये सब नहीं होगा प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में मौजूद होगा। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, और इसमें जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब है। ये डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें
तो अंदर में सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट नोन एज द साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म जो अंदर में है सेल के अंदर, उसको दो पार्ट में बांटा गया है मेनली। एक है जो साइटोप्लाज्म है और अंदर में जो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ये दोनों मिल करके बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में दो बात हो गई कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है दैट नोन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिल करके बनता है प्रोटोप्लाज्म। कोई भी सेल लिविंग होगा इसकी पहचान प्रोटोप्लाज्म से करेंगे। अगर प्रोटोप्लाज्म है तभी बोलेंगे वो लिविंग सेल है, अदरवाइज वो लिविंग नहीं माना जाएगा। अब ये प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म दिया गया था परकिंजे के द्वारा दिया गया है। और जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उसको आप सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एप्परेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सब जो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जैसे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से ये जुड़ा हुआ है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसमें वेसिकल्स भी होता है, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल का बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोला गया? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उस पर दाना दाना राइबोसोम चिपका हुआ है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वह जो है जगह देगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइबोसोम का काम है वह जगह देता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिस पर राइबोसोम चिपका हुआ नहीं होता है, फ्लैट होता है। उसका काम है लिपिड सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस कराना। प्लस में ये दूसरे दूसरे एंजाइम हार्मोन के फंक्शन को भी हेल्प करता है, मदद करता है उसके एक्टिविटी में। अंदर से जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है सेल के अंदर। ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक चैनल का काम करता है, मटेरियल को सेल से बाहर जाना या बाहर के अंदर आना, एक चैनल रास्ता देने का काम करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। अब हम बोले कि दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है और स्मूथ है। एक बनाता प्रोटीन है, दूसरा बनाता है लिपिड। तो निश्चित तौर पर यह सेल मेम्ब्रेन भी बना सकता है। तो अंदर के जितने भी बायो मेम्ब्रेन हैं या सेल मेम्ब्रेन है उस सब को बनाने का काम इसका होता है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, यानी मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में ये मदद करता है। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है वह है गोल्गी एपरेटर, जिसको कि पहला डिस्क्राइब किए थे साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने। और प्लांट में याद रखना है कि गोल्गी एपरेटस को डिक्टायोसोम कहते हैं। ये वेसाइकल और सिस्टर्नी का बना हुआ है, जैसा डायग्राम में दिखा भी रहा है। इसका मेन काम है स्टोर करना, जो भी मटेरियल अंदर में सेल के अंदर बनता है उसको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, डिस्पैच करता है। इसका और भी काम है कि ये सिंपल कोई भी मटेरियल, शुगर है मान लीजिए, उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो बदलने का काम करेगा। और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये अपना रोल अदा करता है, गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं दैट नो द लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मिक्सचर भरा हुआ होता है, जो दिखाई दे रहा है। ये सारे चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। किसी कारण से सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन मटेरियल या कोई अनवांटेड चीज आ जाता है तो ये उसको डाइजेस्ट कर जाता है। या अगर बहुत प्रॉब्लम है तो ये अपने आप को ब्रस्ट करेगा, अपना सारा एंजाइम को सेल के अंदर फैला देगा, सारे चीज को डिजॉल्व कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो अपने भी मर जाता है, सारा सेल का अस्तित्व ही खत्म कर देता है वहां पर उस सेल का। लेकिन चिंता नहीं करना है, बहुत सारा सेल हमारे में मरता है तो बहुत सारा डिवाइड होकर के बनता भी है। तो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं कि अगर सेल गड़बड़ काम कर रहा है उस केस में उस सेल को वहां से हटाने का भी काम करता है। वेस्ट डिस्पोजल इसको कहा गया है, सेल हाउस कीपर भी कहा गया है, स्कैवेंजर भी कहा गया है, यानी अंदर का साफ सफाई करने का काम करता है। ये लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में जाने कि दो मेम्ब्रेन है, बाहर का मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर का इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जिसमें कि क्रिस्टी आप बोलते हैं, फोल्डेड फिंगर लाइक जो रहता है दैट नो द क्रिस्टी। अंदर में जो मटेरियल होता है दैट नो द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्सेस।
और अंदर में स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, डीएनए का धागा दिखाई दे रहा है, राइबोसोम दिखाई दे रहा है। इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी, क्योंकि ये अपना खुद प्रोटीन तैयार कर सकता है। ये अपना प्रोटीन खुद तैयार कर सकता है, तो इसलिए इसको जो है हम लोग में कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी, कि अपना ये सारा चीज को कंट्रोल करता है। और पावर हाउस क्यों बोले इसको? क्योंकि जब फूड हम लोग खाते हैं और डाइजेस्ट होता है तो सेल में पहुंचता है। सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचेगा फूड के पार्ट्स, तो ऑक्सीजन के मदद से उसको तोड़ने का काम करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी है। इसीलिए यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी लिबरेट होता है। तो एनर्जी जहाँ प्रोडक्शन होगा उसी को पावर हाउस तो कहेंगे। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और दूसरी तरफ हम बताए कि इसका अपना डीएनए राइबोसोम होता है, दैट्स व्हाई दे कैन प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। अब जो प्लांट सेल में होता है ऑर्गेनेल, ओनली इन प्लांट सेल दैट नो द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को दो पार्ट में बांटे हैं, कहीं कहीं तीन में भी बांटता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही होगा, क्योंकि कलर पिगमेंट वाले जो प्लास्टिड्स होते हैं दैट नो द क्रोमोप्लास्ट, तो ग्रीन कलर भी होता है और भी अदर देन ग्रीन भी होता है। तो ग्रीन पिगमेंटेड जो होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जबकि अदर देन ग्रीन सब क्रोमोप्लास्ट में ही आता है, क्योंकि फूल फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, उसका भी कलर आपको अदर देन ग्रीन देखने को मिलता है। तो इसका मेन काम होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाता है। इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोजन यही बनता है प्लांट सेल के अंदर। अब है ल्यूकोप्लास्ट, जहाँ दूसरा प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि ये स्टोर करता है मटेरियल को, जैसे ऑयल्स को, प्रोटीन को, फैट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। अंदर में जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना है स्टेक लाइक स्ट्रक्चर, एक एक कुछ रखा हुआ है, एक के ऊपर एक जो रखा हुआ है वह है थैलेक्वाइड्स। जब थैलेक्वाइड एक पर एक जमा होता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेक को बोलते हैं, दैट नो द ग्रेना। और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप्स होता है, दो स्टेप में होता है फोटोसिंथेसिस। क्लास 10 में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन यहाँ पर ग्रेना में होता है, जबकि डार्क रिएक्शन फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं वह होता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, वह स्ट्रोमा में होता है। ये पार्ट है अंदर का, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम का, और इसको किचन कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही भोजन बनता है। तो भोजन जहाँ बनता है उसी को तो किचन कहते हैं। नेक्स्ट जो वैक्यूल है, प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में होता है, बड़ा सा वैक्यूल, और उसके बाहर के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। और प्लांट सेल में तो बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में हो भी सकता है, अगर होगा तो छोटा छोटा होगा या नहीं भी हो सकता है। इसका मेन काम है जो सॉलिड है, लिक्विड कंटेंट जो भी है उसको स्टोर करता है अंदर में। ये प्लांट के सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जो भी मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ये सब को अपने में स्टोर करके रखता है, इसीलिए स्टोर हाउस भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल है प्लांट सेल में। अब जो सेल के बारे में कह रहे थे, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है। सेल कोई भी प्लांट है, तो प्लांट हो या एनिमल हो, सबका जो सबका स्ट्रक्चर देने का काम सेल ही करता है। इसलिए सेल के कारण ही प्लांट का शेप या एनिमल का शेप डिटरमाइन होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरी तरफ सेल के अंदर सारा फंक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारा फंक्शन परफॉर्म होता है, दैट्स व्हाई सेल नोन एज द फंक्शनल यूनिट आल्सो। तो इसीलिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। दो तरह का सेल के बारे में बात किया जाता है, एक है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल, जिसमें कि हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। अलग अलग हैबिट में प्लांट को स्टेशनरी रहना है, मोबाइल नहीं रहना है, उसका जो बनावट होता है अलग तरह का होता है सेल का। जबकि एनिमल को मोबाइल रहना है, उसका बनावट मेकअप अलग होता है। अब जो डिफरेंस देख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, यहाँ पर डिफरेंस में जैसे कि प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। बाहर का लेयर इसमें सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल का बाहर का लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब वैक्यूल का जो साइज बताए थे प्लांट सेल में बड़ा सा होता है, एनिमल सेल में नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो छोटा वैक्यूल होगा। प्लास्टिड जो ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है, क्योंकि बीच में बड़ा सा जगह
वैक्यूल ले लेता है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में वैक्यूल होता है। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब एक नया जो पार्ट है, जो है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में, क्योंकि हर सेल एक सेल, हम सभी एक सेल से बने हैं जिसका नाम है जाइगोट, वो डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। इसके पहले हमारे शरीर में कितने तरह के सेल होते हैं, अगर देखा जाए तो दो तरह के मेन सेल होते हैं, सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। सोमेटिक सेल जो होता है वह ग्रोथ करने का काम करता है, उसमें जो होता है ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है। इसमें जो सोमेटिक सेल होता है वहां पर डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस के द्वारा होता है, जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल बनता है, जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, जो डायग्राम में दिखाया गया। दूसरी तरफ अगर हम लोग माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस की बात करें, एक सेल से दो जो सेल डॉटर सेल बने हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम सेम होता है। अगर हम लोग अपनी ही बात करें कि ह्यूमन सेल में हर एक में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, तो दोनों डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम होगा। जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनेगा, 4 डॉटर सेल, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो 23 होगा। तो कहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब हमारे शरीर के अंदर मेल है, फीमेल है, मेल में स्पर्म बनना है, फीमेल में ओवम बनना है, एक सेल बनता है, तो वहाँ जो रिप्रोडक्टिव सेल जो बनता है वहाँ पर डिवीजन होता है मियोसिस। तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म का और 23 क्रोमोसोम फिर ओवम का मिलता है, तो 46 क्रोमोसोम से जाइगोट बनता है और उससे ही हमारा शरीर तैयार होता है। तो इस तरह से जहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात होगी, जहाँ गैमीट बनने की बात होगी, वहाँ पर मियोसिस होगा, नहीं तो सारी जगह पर माइटोसिस ही होता है। तो इसके बारे में जो डिफरेंस बताए कि माइटोसिस हमेशा सोमेटिक सेल में होता है, जबकि मियोसिस हम बताए रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। माइटोसिस जो होता है उसमें डिप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड होगा, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे 46 हुआ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में जाएगा। लेकिन यहाँ जो डॉटर सेल बनता है उसमें जो पेरेंट सेल थे जिससे वो तैयार हुआ है, उसका आधा क्रोमोसोम जाएगा हर एक में। डॉटर सेल यहाँ जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी कि एक जैसा दिखने में क्लोन लगेगा, एक जैसा सेल लगेगा जो डॉटर सेल है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जीन का अदला-बदली होता है, जो हायर क्लास में पढ़ेंगे उसके कारण से ये आइडेंटिकल नहीं होता है सेल, डॉटर सेल। इसमें माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन, जैसे सारा फेज होकर के कंप्लीट होगा, एक बार डिवाइड होकर 2 सेल बनेगा। जबकि मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तब जाकर के 4 डॉटर सेल बनता है। तो ये आपको ये 2 बार डिवीजन इसमें होता है। इस